हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अब हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। दोस्तों अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करते हैं। तो देखो, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए में 1 to 20 एमसीक्यू है 1 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ये रिएक्शन दे रखी है। तो जिंक को मैं Zn लिख दूंगा, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 ये लिख दूंगा। अभी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर Ag। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Ag एक बार है, यहाँ पर Ag है, ठीक है, और यहाँ पर NO3 एक बार है, यहाँ पर NO3 दो बार है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 टाइम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम, एक बार लगा के देखेंगे 2 टाइम अगर हो जाता तो, ठीक है 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये तो बैलेंस हो गया, जिंक एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, ठीक है, और यहाँ पर Ag दो बार है, दो बार, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस तरह से बैलेंस हो गई। अब इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा कौन सा आ रहा है। देखो ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, Zn प्लस 2 AgNO3 और ZnNO3 का होल ट्वाइस और 2N। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोफ्थलीन पिंक। देखो जो आपका फिनोफ्थलीन है ना, ये वैसे कलरलेस होता है। ठीक है, अभी पिंक कलर कब देता है, जब ये बेस में मिल जाता है। किसमें, बेस, और बेस क्या है इसमें NOH, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा NOH। बाकी क्या है, तीनों एसिड है और ये H2 आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है और जब भी फिनोफ्थलीन इसमें डाला जाता है तो ये पिंक कलर दे देता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल स्टडीइंग द सैफोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू मिक्स एन equal amount of colorless vegetable oil and 20% of aqueous solution of NOH in a beaker। ठीक है, जब भी आपकी सैफोनिफिकेशन रिएक्शन होगी ना, ध्यान रखिए दोस्तों कि ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। कलर और मिक्सचर हैज बिकम डार्क ब्राउन, नहीं ये नहीं होगा। इसके बाद ये ब्रिस्क ए फर्नेस, ये वाला भी नहीं होगा। द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम हॉट, ये हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। बाकी और कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें हॉट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ये AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको हम उसमें क्यों डालते हैं, डार्क प्लेस पे क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इसको लाइट, अगर यहाँ पर लाइट होगी तो सनलाइट या फिर लाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर लेता है, अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई X, Y, Z बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। X is a known metal which is an important constituent for our food. It forms two oxide Y and Z। और आपको हिंट दे रखी है, देखो इसमें Y is toxic and it causes suffocation and sometimes death। ठीक है, और Z is responsible for global warming। अब देखो आपको ग्लोबल वार्मिंग का तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें ऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो वो होता है ना इसका टॉक्सिक वाला, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या है, Y है, और ये आपका Z है, और X क्या है, X ऐसा कंपोनेंट जिसके ये ऑक्साइड बन रहे तो वो कार्बन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो A ही आ जाएगा, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें हिंट भी दे रखी है देखो क्वेश्चन में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X एंड Y विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6 और O। अब देखो इसमें काउंट कर लो, देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इससे मैच कर रहा है, और एक ऑक्सीजन है। इसका देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा। इसका नीचे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका फॉलो कर रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको ये बताना है कि कैसे सीक्वेंस होता है। देखो सबसे पहले गैमेट होता है, ये आपको पता ही है, उसके बाद जाइगोट बनता है, ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद सीडलिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वाज कंफ्यूज्ड एंड डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर जियोट्रोपिज्म, सो ही हैज ड्रॉ 3 फिगर्स। देखो 3 फिगर दिखा रहे हैं आपको। अब जियोट्रोपिज्म हमको बताना है, ठीक है, और इसमें क्या बोला, विच अपीयर्स मोर एक्यूरेट एंड व्हाई। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है और जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आता है। ठीक है, एक तो ये वाला बात सही है, और नीचे क्या होता है इसके रूट में, इसमें होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म।
क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे ये वाले, ठीक है, क्योंकि ये वाला रूट वाले से इसका नीचे जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आता है और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आता है। तो इसका सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा, फर्स्ट ओनली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका आपको देखो 10th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट। हार्ट से रिगार्डिंग हमको करेक्ट देखना है, ठीक है। अपर टू चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल तो होते नहीं है, ठीक है, ये वाला एट्रियम होता है आपका। इसमें भी दे रखा है द लोअर चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, वो वेंट्रिकल होता है, एट्रियम ये भी गलत दे रखा है। आगे देखते हैं द चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर सेपरेटेड इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम तो होता नहीं है, वो क्या होता है आपका सेप्टम, ठीक है, क्या होता है सेप्टम। इसके बाद दे रखा है पिल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अगला क्या दे रखा है, अगला क्या दे रखा है आपको, द पिल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, तो ये बात एकदम करेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद 11 दे रखा है चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर द गिवन बिलो पॉइंट। देखो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम दिखा रखा है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आपको ए बी सी में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसमें सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, तो इसका सेक्सुअल होगा, ठीक है, ये तो करेक्ट है एकदम सेक्सुअल, ठीक है, तो इसका सी लगा दो आप, ठीक है, एक एक पकड़ के, ठीक है। और इसके बाद ये एसेक्सुअल के होंगे ये वाले तीनों पॉइंट, ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्टूडेंट्स आपके दे रखे हैं, इधर प्लॉटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यहाँ पर PQRS दे रखा है आपको वायर्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस इज करेक्ट। देखो इसमें इस वाले ये वाला करेक्ट है, आपको देखो यहाँ पे प्लस से माइनस अगर ये करंट गया तो इस तरह से करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं, ये वाला भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये वाला भी इनकरेक्ट है, लेकिन इसने एक कार्डबोर्ड रखा, ठीक है, और आपकी जो ये डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक ये करंट की, इस तरह से यहाँ पर आप क्या रखना, अपना थंब रखना और फिर कर्लिंग फिंगर है ना उसको घुमाना, रोटेट करना, ठीक है। तो वो कैसे कर्ल करेगा, ऐसे ही करेगा वो इस तरह से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। देखो आप पी प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड, ठीक है, और स्मॉल आर रिंकल को, ठीक है, रिंकल। अब दिस रिप्रेजेंट द, अब देखो ये जो आर और स्मॉल आर होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम, जेनेटिक कंपोजिशन कहते हैं इंडिविजुअल का, ठीक है। इसका आंसर ए ही आ जाएगा और देखने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक कंपोजिशन होता है ये इंडिविजुअल का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द वोल्टेज करंट ग्राफ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। देखो T1 और T2 पर आपको बताना है एट विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हायर, आपको हाई रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी एक पॉइंट करंट को कांस्टेंट मान लेंगे, इस करंट पर इस T1 की वैल्यू और इसी ही इस पॉइंट पर इस T2 की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। यहाँ से मेरा R क्या आ जाएगा, V/I, ठीक है। अब देखो पहली वाली कंडीशन अगर T1 के लिए बात करूं, जैसे मैंने सपोज करा ये वाली डिस्टेंस, ये वाली मैंने मान लिया 2 और ये पूरा बड़ा वाला मान लिया मैंने 5, ठीक है। अब मैं T1 के लिए लगाता हूं तो 2 और करंट को I मान लो कांस्टेंट है ना ये तो, ठीक है। और T2 के लिए बात करें तो T2 के लिए क्या होगा 5/I। अब ये बताओ मेरे को ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो T2 के लिए हायर रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि R बराबर V/I, ठीक है। बड़ा ऊपर होगा तो वो भी R ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा T2 वाला बड़ा है, ठीक है। T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर माइकल फैराडे द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो देखो इसमें जो 4 फिंगर है ना आपकी, तो 4 फिंगर क्या काम करती है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। और जो मिडिल फिंगर है आपकी, मिडिल फिंगर किसका काम करती है, करंट, ठीक है। और थंब आपका डायरेक्शन करता है फोर्स का, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, MCF, तो MCF 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स शोन, ठीक है, ऐसे आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, उल्टी तरफ। ध्यान रखने की बात, इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में होता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अब देखो आपको फोर्स देखना है, ठीक है, क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें देखो टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज, ठीक है। तो इसमें आपको देखो एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, ठीक है, और ये बता रहा है। तो फोर्स क्या होगा इसमें, इनटू द पेज, ऑन टू द पेज और लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो ये बताना है
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, आ जाएगा। अब देखो इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपका जैसे असर्शन बोथ अगर दोनों सही होता है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये वाला दे रखा है दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो भी आ जाएगा। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स तो ये वाला आ जाएगा सी वाला। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो असर्शन दे रहेगा फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड, ठीक है, जब भी बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना तो वो क्या करता है, लॉन्गर टाइम कर देता है उसका, ठीक है, और उसको, ठीक है, ये बात एकदम असर्शन करेक्ट है। रीजन देखते हैं, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क बिलो 6, ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना तो उसकी पीएच क्या होती है, पीएच अबव हो जाती है, ओके। तो इसका मतलब असर्शन, इसका इसमें क्या आ जाएगा, देखो असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सी आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। फिर रीजन, स्टोमेटल पोर्स आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, CO2 और O2 वो एक्सचेंज करती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये बात बताओ मेरे को, रीजन असर, ये जो असर्शन है मतलब रीजन है, असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्यों, क्योंकि देखो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना वो वाटर के कारण होती है, अगर वाटर ज्यादा है तो वो स्वेल अप हो जाती है उसकी स्टोमेटिक गार्ड सेल्स, अगर वाटर उसमें कम हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है, जिससे वो ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, ठीक है। लेकिन इससे नहीं होता है ये वाला, तो इसका रीजन असर्शन को क्लेरिफाई नहीं करना, तो इसका आंसर क्या, असर्शन और रीजन करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बी इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बी लगा देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो लाइपेज हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लाइपेज तो करता नहीं है, बाइल जूस करता है आपका, बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है फैट को, ठीक है। रीजन देखते हैं, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस फैट्स एंड ऑयल, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस करता है फैट और ऑयल का, ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन तो फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, रीजन ट्रू है, तो डी आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इन अ सीरीज सर्किट, ठीक है, द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो एक सर्किट में करंट तो थ्रू आउट सर्किट में क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, तो वो तो बदलता नहीं, असर्शन एकदम सही है। और रीजन देखो, ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड इक्वल करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि देखो लो मान लो फ्रिज है और टीवी है और एक आपकी मोबाइल का चार्जर हो गया, तो तीनों में अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है ना, ऑपरेट होने के लिए, तो इसका मतलब रीजन गलत है, असर्शन राइट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। तो दोस्तों हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी को सोल्व करते हैं। तो देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर व्हाट हैपन व्हेन द ट्यूब इज हीटेड, देखो ट्यूब में क्या भरा हुआ है, कॉपर नाइट्रेट, और इस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया जा रहा है, तो फर्स्ट पूछा राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, देखो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, देखो कॉपर नाइट्रेट सबसे पहले तो हम लिख देंगे CuNO3 का होल ट्वाइस, ये लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, CO कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब इसको बैलेंस कर देंगे, तो ये 2 लगा देंगे, इधर हम 2 लगा देंगे और इधर 4 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके बाद हमसे ये रिएक्शन तो बना ली, उसके बाद आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, ब्राउन गैस किसकी वजह से निकलती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये हम कह देंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। एंड में इसके जो जैसे क्वेश्चन है ना, एंड में आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें एंड में मैं आपको इसके सॉल्यूशन सेपरेट से उधर इंक्लूड कर दूंगा, उधर आप इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज कार्बन बिकम स्टेबल आफ्टर शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन, वो टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, तो जो बॉन्ड बनाता है वो तो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद देखो, और वो कार्बन स्टेबल क्यों हो जाता है शेयरिंग के बाद, क्योंकि वो ऑक्टेट बना लेता है, क्या बनाता है, ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट की वजह से वो क्या हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, क्या ले लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो सबसे पहले आपका कोवेलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस का खेल होता ही नहीं है, ठीक है, उसमें चार्जेस नहीं आते, ठीक है, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें प्लस भी नहीं बनता माइनस भी नहीं बनता, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो लो, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच जो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है ना, वो कमजोर होता है, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन आपको एंड में मिल ही जाएंगे, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अ बर्ड एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन। तो देखो इनके जो सेपरेट रहते हैं ना, आपके बर्ड्स और मैमल्स में जो हार्ट के वेंट्रिकल और एट्रियम वो जो सेपरेट रहते हैं, वो इसलिए सेपरेट रहते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों मिक्स ना हो। अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो उसमें क्या लेस अमाउंट में एनर्जी हम मतलब ले पाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो बर्ड और मैमल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये मिक्स ना हो, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वजह से इनके क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में हार्ट सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, Neha did not want to have a child, so we went to a doctor who suggested her to adopt contraceptive methods, ठीक है। What are the reason for adopting contraceptive methods, ठीक है। तो देखो इसके आपको contraceptive मेथड देखो, तो इसमें आप बता सकते हैं कि अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी बता सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड अवॉइड करें आप अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ठीक है। और फिर आप इस तरह ये भी बता सकते हैं टू क्विक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल, ठीक है। और फिर आपकी लिमिट भी होनी चाहिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल वांट्स टू हैव, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रिवेंट करने चाहिए ट्रांसमिशन, देखो प्रिवेंट करने के भी काम आता है, प्रिवेंट क्या, ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको प्रिवेंट करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इनके प्रॉपर आपको नोट्स एंड में मिल जाएंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस विच एनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, गिव रीजन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप बताते हैं इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है आई के केस में, जो आपकी देखो ये जो आई लेंस होता है ना, वो सिलियरी मसल ये क्या कर देती है, एडजस्ट कर देती है फोकल लेंथ को, ठीक है। आपकी जो आंख है ना, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देती है, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कर्वेचर है ये आपका थिकर और थिन हो जाता है, ठीक है, वो केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद जो अगर इसका पावर और फोकल लेंथ का P बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है। और F ध्यान रखना फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होती है इसमें, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और वाले पार्ट में देखो क्या है, वाई इज द सन विजिबल टू अस 2 मिनट बिफोर एन एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, मतलब 2 मिनट पहले क्यों दिखता है और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता है, तो वो किस कारण दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल्स इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो आपका ट्रॉफिक लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मतलब प्लैंकटन है, ठीक है, इसको फिश ने खाया, ठीक है, फिश ने स्मॉल मतलब बिग फिश ने स्मॉल फिश को खाया और होक ने इस फिश को खाया, ठीक है। अब मान लो इसमें डीडीटी आया, ठीक है, डीडीटी का कुछ परसेंट आया, तो इसमें क्या बहुत सारे डीडीटी आ जाएगा, मतलब ये स्मॉल फिश एक प्लैंकटन थोड़ी खाती है, ऐसे बहुत सारे प्लैंकटन खाती होगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये बिग फिश की, तो बिग फिश स्मॉल फिश एक थोड़ी खाती है, ऐसी बहुत सारी खाती होगी। और होक बिग फिश को एक थोड़ी खाता है, ऐसे बहुत सारे खाता होगा। तो देखो होक में कितना परसेंटेज डीडीटी का हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, और प्लैंकटन में सबसे लीस्ट रहता है, ठीक है। इस तरह से ट्रॉफिक लेवल में चेंज होता है, जो सबसे ऊपर का होता है टॉप, उसमें सबसे ज्यादा लेवल का डीडीटी परसेंटेज हो जाएगा, और जो सबसे लोएस्ट में उसमें सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें लिख कर आ सकते हो। क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिविंग जस्टिफाइड फॉर ईच। देखो ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ बनाएगा ना, वो किस तरह का बनेगा, ये बन जाएगा, देखो जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप का M मान लिया मैंने, ठीक है, M और O, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ऑक्सीजन की तो 2 होती है वैलेंसी और इसकी क्या होती है 1 होती है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट 2 ग्रुप होता है उसकी तो 1 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन 2 होती है, ठीक है। अभी क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा M2O, इस तरह से इसका फर्स्ट का तो ये आ जाएगा। सेकंड में हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। अब हैलाइड्स क्या होते हैं, इनकी भी 1 होती है हैलाइड्स की, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा X से डिनोट कर देंगे हैलाइड को, और M को मैं किससे डिनोट कर दूंगा 3 से, क्योंकि देखो ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 होती है। अब इनको क्रॉस करेंगे तो X3 ये आ जाएगा। इसके बाद C देखो, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंस विद एन एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17। अब देखो ये कैसे होगा, मान लो यहाँ पर मैंने A माना, यहाँ पे P माना, अब B का क्या हो जाएगा आपका, देखो 17 ग्रुप है ना, इसकी वैलेंसी 1 होगी, और आपका ग्रुप 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अभी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा AB2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएंगे फॉर्मूला। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 2 पीपल विद ब्राउन आईज हैव अ ब्लू आइड बेबी, एक्सप्लेन। तो इसमें हमको एक्सप्लेन करना है कि देखो
दो पीपल है, अगर ब्राउन आई है उनकी है तो वो ब्लू आई बेबी भी कर सकते हैं कि वो हमको बताना है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करा ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ठीक है। ये तो ब्राउन कलर के लिए है और ये ब्लू कलर के लिए। जब ये क्रॉसिंग, जब इनके गैमेट्स बनते हैं ना बी कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, तो ये यहाँ पर 4 सेट क्या आते हैं आपके, बी स्मॉल बी, बी स्मॉल बी, बी स्मॉल बी, बी स्मॉल बी, ठीक है। अब इनमें से जो ये जो दो है ना, ये आपस में फिर देखो, ये तो फर्स्ट जनरेशन आ गई आपकी, और इनमें डोमिनेंट क्या है, ब्लू, ये ब्राउन वाला है, ब्लू तो रिसेसिव वाला है। अब हमको बताना है कि रिसेसिव वाले भी आ सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखो, अब इनके भी करेंगे बी स्मॉल बी और इधर कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो इनके क्या बनेंगे 4, एक तो कैपिटल बी ये तो आपका ब्राउन होगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी आपका ब्राउन होगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी ये भी आपका ब्राउन होगा, और एक स्मॉल बी ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा आई, ठीक है। तो इसमें 20% चांस है ना आपके कि हो सकता है 20% प्रोवाइड ब्लू वाला कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं, लेकिन ये F2 जनरेशन में ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो मेंशन एनी 3 इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन से आपको 3 इंफॉर्मेशन क्या मिलती है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हो केमिकल को, इसमें आपको ये मिल सकता है कि वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक साइड आपका होता है रिएक्टेंट, एक साइड होता है आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वहां पर इन्वॉल्व कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व है, पहला तो ये बता देगा। दूसरा आपका बता देगा केमिकल फॉर्मूला, उसका रिएक्टेंट का क्या केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, वो केमिकल रिएक्शन हमको बताती है, ठीक है। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है वो हमको बता देगा, ठीक है। जो जो मैंने बातें बताई आपको सारे एंड में नोट्स में, मतलब आंसर में लिख के, मतलब वहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद और वाला पार्ट देखो, इसमें क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन अ केमिकल रिएक्शन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था रिएक्टेंट, और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में जितने भी आपके वो होते हैं ना, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया CaCO3 और यहाँ पे क्या है CaO और प्लस CO2, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब रिएक्टेंट में देखो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, ठीक है, और कार्बन का कितना होता है और ऑक्सीजन का, इनका जो कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका 100 के समथिंग आएगा, 100, ठीक है। और यहाँ पर करोगे कैल्शियम ऑक्साइड तो ये आपका आएगा 56 और ये आएगा 44, तो इनका टोटल करो 100, इनका टोटल करो 100, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है ना यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, इसी को कहता है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डिवाइस इन टर्म्स ऑफ V, I एंड T, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और आपको ये दे रखा है I करंट ड्रॉन और ये T टाइम दे रखा है फॉर विच करंट फ्लो। अब आप एक चीज जानते हो, वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब इसमें जो वर्क डन है ना वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ E बराबर VQ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ एक चीज कि I बराबर क्या होता है आपके पास Q अपॉन T, जहां से Q मेरे क्या निकल सकता है, Q बराबर I और T, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ V, ठीक है, V तो मैंने रख दिया, ठीक है, और Q को मैं क्या कर सकता हूँ IT, ठीक है। अब देखो आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन गया V, I और T, इसी टर्म में लाना था हमको। देखो वोल्टेज आ रहा है, I आ रहा है और T आ रहा है, इसी टर्म में हमको बताना था एनर्जी कंज्यूम, तो ये आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, एट इंफिनिटी। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में देखो आप जब भी ऐसे बनाओगे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो एट इंफिनिटी से कोई भी लाइन आएगी, ठीक है, तो वो क्या किस पर मिल जाएगी, वो इंफिनिटी से आएगी, F पर मिल जाएगी, फोकस पे, ठीक है। तो और इसकी इमेज का नेचर कैसे होगा, हाईली डिमिनिश होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो, और ये आपका यहाँ से पॉलिश कर देना, ये क्या बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब देखो इसका फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब मान लो आपका ये ऐसे है, ये आपने पॉलिश कर दिया पीछे से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका पोल है P, ये आपका F है, ठीक है। और यहाँ से मतलब अब इनफाइनाइट नहीं है, मतलब पास से यहीं से आ रही है लाइट, ठीक है। तो एक रे तो यहाँ से चल जाएगी आपकी फोकस से, ठीक है, एक तो पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है, रूल है, ठीक है। और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये पोल, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट इधर से ही मान लेते हैं, ये कुछ ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटी दोनों रे, तो यहाँ पर इसकी बन जाएगी इमेज, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी छोटी इमेज बनेगी यहाँ पे,
डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश नहीं बनेगी। क्या बनेगी इसकी? डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। और ये किसके बीच में? P और F के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। ओके, ये नेचर। और इसका नेचर क्या होगा? इरेक्ट होगी, सीधी की सीधी होगी। और क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, उसमें भी ऊपर वाले में वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, इस तरह से वॉल बना रखी है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड टुवर्ड फ्रंट वॉल इट रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखो, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये टकरा के इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, आई। ठीक है, इस तरफ होगा आई, तो करंट। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा एफ यहाँ पे लग रहा है, करंट यहाँ पे लग रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा देना, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्टेट कंडक्टिंग। तो इसमें आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। और नीचे वाला क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इसमें आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ऊपर वाले में क्या लग जाएगा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज फूड चेन डिफर फ्रॉम अ फूड वेब। देखो जो आपकी फूड चेन होती है वो क्या होती है? फीडिंग मैकेनिज्म होती है, एक चैन मतलब एक सीरीज में होती है। ठीक है, जैसे ये फिर ये फिर ये, तो इस सीरीज में होती है। किस में होती है? सीरीज में होती है फीडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और फूड वेब क्या होती है आपकी? फूड वेब होती है नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये चैन है आपकी, फूड चैन है बहुत सारी। ठीक है, अब इन सभी के बीच में एक इंटरलिंकिंग होती है। क्या होती है? इंटरलिंकिंग होती है एक दूसरे में, इसी को हम क्या कहते हैं? फूड वेब। ठीक है, तो हमने इस तरह से दोस्तों सेक्शन सी कर लिया है पूरा। अब हम सेक्शन डी को सोल्व करते हैं। डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको R1 दे रखा 10, 40, 30, 20 एंड 60 इस तरह से। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है लिख देते हैं। ये आपका 10 दे रखा है, ये आपको 40 दे रखा है। ठीक है, और ये आपका क्या दे रखा है? 20, ये 60, और ये क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे 12 वोल्ट दे ही रखा है आपको। ये देखो 20 देखो यहाँ पे ये एक मिनट, ये 30 दे रखा है। ठीक है, सॉरी, ये 30 और ये 20 और ये 60। ठीक है, इस तरह से। अब इसका देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/R। ठीक है, 1/10 प्लस 1/40 इस तरह से निकालेंगे इसका। ठीक है, तो अब निकालेंगे 40, ये आपका 4, ये 1, 5/40। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा आपका। यहाँ तो 8 इक्विवेलेंट आ गया इसका। ठीक है, इसका एक सर्किट में बनाए तो ऐसे 8 आ गया। इसका हम निकालेंगे तो इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा पूरे सर्किट का? ये आ जाएगा आपका 18 ओम। ठीक है, पहले का आंसर तो हो गया टोटल एडिशन। और टोटल करंट फ्लोइंग सर्किट में बताना है हमें, तो टोटल करंट क्या होगा आपका इसमें? देखो V बराबर ओम लॉ लगा देंगे, V बराबर IR। ठीक है, तो V आपको दे रखा है 12 और R की वैल्यू 18, आ जाएगा आपके पास। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 0.66 एम्पियर के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, इसका सेपरेट अलग से वीडियो में बना दूंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम करते हैं अप्लाई, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं R। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X with an molecular formula C undergoes oxidation in presence of, देखो आपको जो KMnO4 दे रखा है टू फॉर्म अ कंपाउंड Y। तो इस केस में आपका देखो क्या बनेगा? इस केस में आपका देखो यहाँ पे एथेनॉल है ना, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, CH3 CH2 और ये OH। जो आपका एथेनॉल है ना, जब ये इनकी प्रेजेंस होती है ना KMnO4, और जब इसको हीट देते हैं या फिर K2Cr2O7 इनको इसके प्रेजेंस में होता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? CH3 COOH एथेनोइक एसिड में। ठीक है, इस तरह से। तो ये X हो जाएगा आपका और ये Y हो जाएगा। अब आगे हमको दे रखा है X ऑन हीटिंग इज प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट। अगर इसी को हम देखो CH3 CH2OH, अगर इसी को हम किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट अप करें, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ठीक है, एथीन बन जाएगा। ठीक है, और साथ में देखो वाटर भी होगा प्रोड्यूस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा ये वाला जेड हो जाएगा आपका। ठीक है, जो जेड आइडेंटिफाई करना है ये हो जाएगा। अब देखो इसमें आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ए तो हो गया हमारा। ठीक है, बी वाला देखो विद हार्ड वाटर a compound function the production of shampoos and other cleaning products uses it cause water pollution and is not entirely
biodegradable. Hard water makes B less effective. There is no water pollution because it is 100% biodegradable. A and B. तो देखो A आपका सिंपली पता लग रहा है ये डिटर्जेंट होगा और B क्या होगा आपका सोप होगा, ठीक है, खत्म। देखो C वाला देखो साइक्लिक कंपाउंड एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज अनसैचुरेटेड एंड बर्न्स विद सूटी फ्लेम। देखो सूती फ्लेम होता है ना, वो अनसैचुरेटेड के लिए होता है, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते होंगे, और साइक्लिक मतलब इसमें बेंजीन हो सकता है आपका, ठीक है, क्या हो सकता है C6H6, ये बेंजीन हो सकता है। और बेंजीन कैसे बनता है, देखो इस तरह से बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, इस तरह से डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, ये बेंजीन बन जाएगा आपका। लेकिन आगे क्या दे रखा है इसमें, विल इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और नोट एंड वाई, ठीक है, ये आपका डीकलराइज नहीं करेगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज अ कांस्टिट्यूएंट ऑफ एंटीफ्रीजेस एंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O upon reaction and alkaline KMnO4 the compound A is oxidized to another B and when the compound A and B write the chemical equation for the reaction which lead to formulation of B, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसमें आप लिख देंगे, देखो CH3, ठीक है, एक मिनट को, CH3 CH2OH, ये तो आपका एथेनॉल हो गया, ठीक है। अब इधर क्या लगा लेंगे हम, एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, KMnO4, और यहाँ पे क्या कर देंगे K2Cr2O7 और हीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका किस में बदल जाएगा, CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये आपका एथेनॉल, ठीक है। तो A और B हम लिख देंगे, ये तो A हो गया और ये B हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, और केमिकल इक्वेशन ये हो ही गई आपकी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, ये आपस में मेटिंग करते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वायलेबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल। इनमें वेरिएशन ज्यादा होते हैं आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें डीएनए कॉपिंग होती है और एक दूसरे के गैमेट्स मिक्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से, और बाकी आपको एंड में इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ये चेंजेस होते हैं ना धीरे धीरे, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, कम टेम्परेचर पर पहले सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने इतने वेरिएशन करे कि ये अब उस टेम्परेचर पर सरवाइव कर पा रहे हैं, तो चेंजेस की वजह से होता है, वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। तो वेरिएशन अफेक्ट करता है, ठीक है, और एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे चेंजेस जो लाते हैं बॉडी में, मतलब जो भी आपका फिजिकल चेंज होता है एनवायरमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। जैसे मैंने ये बताया टी और स्मॉल टी, ये लॉन्ग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये स्मॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसमें कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव। अब इसमें जो डोमिनेंट होता है ना वो अपनी चलाता है हमेशा, अगर ये टी स्मॉल टी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा लॉन्ग ही बनेगा, लॉन्ग प्लांट का ही होगा, ठीक है, इस तरह से। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हम बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव को दबा लेता है, ठीक है, और रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता, ठीक है। ये तभी शो कर पाता है जब ये दोनों एक साथ हो, जैसे स्मॉल टी इस तरह से, तभी शो कर पाएगा, ठीक है। उसमें हमने देखा था ब्राउन और ब्लू आई में, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेट इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, गिव अ सुटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हमको बताना है कि देखो नेक्स्ट जनरेशन में देखो टी स्मॉल टी, वो देखा था ना हमने ब्राउन और ब्लू, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे आए थे। अब देखो इनमें दोनों कैरेक्टर आए थे, लेकिन ये वाला कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था, ये वाला कैरेक्टर कैपिटल बी ही शो कर रहा था क्योंकि ये डोमिनेंट है, और इसमें दोनों कैरेक्टर आए तो ये पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल तो है, और ये अपने आप को यहाँ पर शो नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जैसे जाएगा तो अपने आप को शो कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन ई की तरफ आते हैं। देखो इसमें केस स्टडीज हैं, तो ये आप रीडिंग कर लेना, ठीक है, इस तरह से ये आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं सीधा डायरेक्ट इसके क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें आपका गोल्ड और सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, खत्म, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर, जब भी कॉपर मेटल को Cu को आप हीट अप करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या ये बर्न नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग बना लेगा वहां पे, ठीक है, जलेगा नहीं, ब्लैक कोटिंग बना लेगा, ठीक है। इसके बाद देखो सी, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इज दिस
स्टेटमेंट ट्रू, हाँ ये बात ट्रू है, क्योंकि मेटल देखो जैसे सोडियम ले लिया मैंने और इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो Na2O बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, तो ऐसा पॉसिबल है अधिकतर मेटल के साथ। ठीक है, अब इसको और वाला पार्ट भी देते हैं, विच मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बताना है तो सोडियम मैंने मेटल ले लिया है ना, और इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, ऑक्साइड बनाना है ना इसको। ठीक है, और जैसे मतलब मेटल ऑक्साइड बताना है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बना दिया मेटल ऑक्साइड, पहले तो मैंने ये बना दिया Na2, ये आपका बन गया सोडियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। अब इसको वाटर के साथ मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वाटर के साथ मिक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये पानी में डिसोल्व है। ठीक है, NaOH बन गया। ठीक है, इधर मैं बैलेंस कर दूंगा 2Na, यहाँ पे 2Na, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, हो गई बैलेंस। अब देखो इसकी केस स्टडी 2 है, इसमें आपको देखो दिख रहा है ग्रोइंग साइज ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन इन कोज ऑफ कंसर्न ऑफ ऑल पीपल, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना है। ठीक है, इसमें एक पहले लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉय में क्या होता है, उसकी जो मतलब वॉइस होती है वो डीप हो जाती है, डीप वॉइस। ठीक है, और बॉयज में क्या होता है कि आपके वो जो जेनेटिक्स ऑर्गन होते हैं ना, जेनिटल्स, ये डेवलप होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इनके बेयर्ड्स, ठीक है, बेयर्ड्स ये क्या ज्यादा हो जाती है, मुस्टैच, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, हाई पिच हो जाती है, हाई पिच हो जाती है, फैनी और श्रिल आवाज हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है, इनके ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, अगर फीमेल की फर्टिसाइड अगर हो तो उस केस में क्या फीमेल की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे फीमेल नंबर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कंपेयर देन किसके, मेल के। ठीक है, मेल से कम होती जाएगी फीमेल की संख्या। ठीक है, इसके बाद सीख देखो विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, गिवन एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, केमिकल से होता है, आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हार्मोन बैलेंस वो केमिकल से होता है, और इसमें आप पिल्स ले सकते हो, ओरल पिल्स। ठीक है, एग्जांपल में ओरल पिल्स, ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की साइज किससे कंट्रोल होती है, पहला हम इसमें बता देंगे बर्थ रेट, और इसका देखो शुरू में दे भी रखा है, देखो रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ गिवन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, और डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट। अब देखो केस स्टडी 3rd दे रखी है आपको, ये आपके चैप्टर 11 से है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसमें इस तरह से दे रखा है आपको, स्नेल नो वगैरह दे रखा है, तो इसको आप रीड आउट कर लो। और ये पेज में दे रखा है आपको, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, ठीक है, देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव हुई, रिफ्रैक्शन हुआ इसका, और यहाँ पर ये इस तरह से निकल गया इमरजेंट रे के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब ये आगे काम आ सकता है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। विच रे इज लीस्ट डेविएट बाय प्रिज्म। देखो विब ग्योर में टूटता है। ठीक है, तो नीचे चलेंगे विब ग्योर। ठीक है, इस तरह से, तो इसमें जो लाइट आती है ना वो इस तरह से डिवाइड होती है यूं। ठीक है, तो जो एंगल देखो इसमें सबसे कम एंगल होता है ना, इसमें सबसे कम होता है रेड में, तो हम बताएंगे विच रे एट लीस्ट डेविएट बाय प्रिज्म रेड कलर की होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद विच कलर ऑफ लाइट विच हैज द मिनिमम वेलोसिटी इन द ग्लास प्लेन। देखो ये लाइट ज्यादा मुड़ रही है सबसे, वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद विच ऑप्टिकल फिनोमिना इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये देखो एक लाइट व्हाइट लाइट 7 लाइट में बढ़ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरह से। अब इसका और वाला पार्ट देखो, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में इमरजेंट रे, देखो इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये आप लिख लेना इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो जो जो सॉल्यूशन आपके जो क्वेश्चन ऊपर थे उनके सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। इस
करता हूँ दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।